हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि ये जो पॉडकास्ट है, ये यूपीएससी एक्सपीरियंट की कहानी है। अभिषेक त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपना यूपीएससी दिया और उनका क्या एक्सपीरियंस है उनकी थ्रू आउट जर्नी में, जानेंगे। और जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है। तो प्लीज़ डू वॉच इट। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। हेलो सर, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पे। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला इस रिकॉर्डिंग के लिए, सो थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम लोगों ने डाला है थंबनेल में, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की ये कहानी है। हाँ जी। तो थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा बताएं, कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की और कैसा जा रहा है अब तक? जर्नी की शुरुआत एक्चुअली बहुत पहले हो गई थी, जब मैं स्कूल टाइम्स में था। तो स्कूलिंग में आई यूज्ड टू बी मैं मतलब पढ़ने में अच्छा हुआ करता था। तो मेरे जो टीचर्स होते थे स्कूल में, उनमें से एक पर्टिकुलर टीचर जो मुझे सोशल साइंस पढ़ाते थे, वो मेरे जब हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशंस की कॉपीज इवेलुएट करते थे, तो मेरे आंसर राइटिंग स्किल्स से काफ़ी इम्प्रेस होते थे। तो वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे कि वो स्पेशली वो आंसर पूरी मेरी शीट लेके हर क्लासेस में दिखाते थे, एंड इवन प्रिंसिपल को भी कि दिस बॉय हैज़ रिटन एन एग्जेम्पलरी एक्सीलेंट आंसर। ऐसा सिविल सर्विसेज में अपियर होने वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं। एंड वो इंसान एक था जो बहुत ज़्यादा चाहता था मुझसे कि मैं ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूं। तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, उसमें जब भी पापा जाते थे और वो पापा से मिलते थे, तो वो बोलते थे कि आप अपने लड़के को 10th के बाद 12th के बाद या तो आप इसे दिल्ली भेज दीजिए, वहाँ पे आप इसे जेएनयू या फिर डीयू में पढ़वाइए, एंड ही शुड स्टडी दिस आर्ट्स या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, एंड इसको सिविल सर्विसेज करना चाहिए। बट ड्यू टू सम रीजंस पापा का इंक्लिनेशन थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ से था। पापा, माय फादर इज अ डॉक्टर, तो वो चाहते थे कि उनके बेटों में से एक इंजीनियरिंग कोई कर ले, दूसरा कोई मेडिकल। बट हम दोनों ही भाइयों ने, मतलब हम दो भाई हैं, हम दोनों ने ही इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। एंड पापा इंजीनियरिंग में चाहते थे कि आईआईटीज में एडमिशन लो, एंड वहाँ से तुम्हारा करियर जो है काफ़ी सिक्योर रहेगा, एक ब्राइट फ्यूचर रहेगा। और कुछ 10th क्लास ओवर होते होते, बोर्ड्स के रिजल्ट आते आते भी ऐसा हो गया था कि मेरी क्लास के कई बच्चे देवर लाइक मूविंग फॉर कोटा। उन्होंने मतलब कुछ उस टाइम पे बहुत प्रेस्टिजियस कोचिंग्स होती थी, लाइक बंसल क्लासेस होता था, अभी भी है, रेजोनेंस और इन सब के लिए मेरे क्लास के क्लासमेट्स ने अप्लाई किया था। तो उन्होंने ऐसा फॉर्म भरा और वो लोग उस तरफ जाने लगे, तो मुझे भी शायद वो रैट रेस ने बहुत ज़्यादा एक एफिनिटी हुई मुझे भी कि यार मुझे भी शायद यही परस्यू करना चाहिए। तो मैंने भी वो डिसीजन लिया इंजीनियरिंग करने का, और मतलब आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एनीवे मैं गया कोटा, लेकिन बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में कर नहीं पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होम सिकनेस जैसे रीजंस थे, तो मैं इंजीनियरिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया। सो एक बहुत ही एवरेज, बहुत ही या अंडर एवरेज मेरी प्रिपरेशन रही। बट एनी हाउ आई कुड मेक इट टू SRM, एक कॉलेज है साउथ इंडिया में, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनी हाउ आई कुड मेक इट टू दैट कॉलेज, और वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करी। तो इंजीनियरिंग करते करते भी मेरे मन में था कि आईटी में जॉब मिल जाएगी, आईटी में मैं अच्छा कमा लूंगा, और फिर और क्या चाहिए। मतलब एक आप जब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ की नहीं होती है, तो आप बहुत ही लिमिटेड वे में सोचते हो। तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि यहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी मेरी। कंप्यूटर साइंस मैंने ऑप्ट किया था, उस समय का वहाँ का प्रीमियर कोर्स हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि यार इंजीनियरिंग कर लूंगा, एक अच्छी लाइफ हो जाएगी, देन फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए। तो लेकिन समहाउ बाय फाइनल ईयर, मतलब जब मेरी प्लेसमेंट्स हो गई, मुझे कई कंपनियों से ऑफर्स हो गए, लगभग 4-6 कंपनियों से ऑफर्स आ गए। तो मैंने डिसाइड किया कि किसी एक कंपनी में मैं ज्वाइन कर लूंगा, और फिर देखते हैं कैसा जाता है। क्योंकि मतलब थोड़ा सा मुझे और कॉलेज के अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करके लगा था कि आईटी में ही करियर इज नॉट द ओनली
थिंग जो आप कर सकते हो लाइफ में, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो आप कोई और करियर भी परस्यू कर सकते हो। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक सिविल सर्विसेज का मेरे दिमाग से ख्याल हट चुका था कि बैक ऑफ द माइंड कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब एक था कि यार करना है, देख लेंगे कभी करना हुआ तो, ऐसा था। तो मैंने कहा ठीक है चलो, एक कोई कंपनी में मैं, जिसका जितने ऑफर्स है मेरे पास, किसी एक कंपनी में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। देन वहां से देखते हैं कि क्या एमटेक करना है या एमबीए करना है या फिर अब्रॉड स्टडीज के लिए सोचना है। तो फिलहाल फिर मैंने वहां से कॉग्निजेंट, एक आईटी कंपनी है, वो चूज किया बिकॉज उसमें मेरा एम्प्लॉय का बॉन्ड नहीं था। लाइक मैं उस कंपनी को कभी भी छोड़ सकता था वाइल सर्विंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया और मेरी ज्वाइनिंग फिर पुणे आई। पुणे में मैं वर्क कर रहा था काफी टाइम तक, और वर्क करते टाइम मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी इस जॉब से। या एक मतलब एक 9 to 5 टाइप की जॉब जिसमें बस आपको लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते रहना है, तो मैं बहुत उससे खुश नहीं था। मतलब और मुझे थोड़ा था कि यार ऐसा कुछ करूं कि थोड़ी रिकग्निशन ज्यादा मिले लाइफ में। तो मैं बहुत खुश नहीं था। और सर जैसा आपने बोला कि आप बहुत ज्यादा अपनी जो इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उस टाइम पे जो मेरा भी माइंडसेट है, मेरे हिसाब से ये होता है कि दो तरीके की सेटिस्फेक्शन होते हैं। एक होता है कि आपको काम पसंद नहीं आ रहा, एक दूसरा होता है कि यू आर नॉट गेटिंग दैट मच इनफ ऑफ मनी, है ना। क्योंकि मनी मैटर्स, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं या पैसा सब कुछ नहीं होता। बट फिर भी जस्ट बिकॉज आई एम आस्किंग कि आपने बोला कि आपको मजा नहीं आ रहा था, तो मजा काम में नहीं आ रहा था कि मतलब सैलरी वाइज यू आर हैप्पी कि हाँ ठीक है। सैलरी जैसे होता है ना कि आप एज ए फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हो, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करके, बीटेक वगैरह कंप्लीट करके, तो सैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। मतलब एज ए फ्रेशर बहुत सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन ओवर द इयर्स जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप नई नई स्किल्स सीखते हो, नई टेक्नोलॉजी सीखते हो व्हाइल स्टेइंग इन योर जॉब, तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होता जाता है। और समटाइम्स द इंक्रीमेंट इज लाइक 200 to 300% हाई इवन। तो सैलरी वाज नॉट दैट इशू। मतलब मुझे लगने लगा कि मैं बहुत ज्यादा ये लैपटॉप पे बैठ के काम करने के लिए नहीं बना हूं कि मैं 9 to 6 बैठ के कोड्स कर रहा हूँ, डीबग कर रहा हूँ, और फिर उसमें फिर मैंने सोचा कि अब इस बात पे मुझे इस करियर में ग्रोथ चाहिए होगी, तो मुझे फर्दर स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी और कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, या फिर बहुत सी चीजें हैं लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो सीखनी पड़ेंगी। तो ये करके मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट, मेरा एक तरह से मोह भंग होने लग गया कंप्यूटर साइंस से, कि मुझे इतना कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, इतना हर टाइम लैपटॉप के सामने बैठ के आंखों पे स्ट्रेन नहीं देते रहना है, मुझे कुछ बेटर करना है। और जैसे मेरे साथ के कॉलेज के कुछ एक फ्रेंड्स थे मेरे जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, बट समहाउ दे आल्सो गॉट प्लेस्ड इन आईटी कंपनीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ टाइम आईटी का जॉब करके छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया एंड दे केम टू दिल्ली फॉर प्रिपेयरिंग दिस यूपीएससी थिंग। तो मुझे लगने लगा यार मैं भी ऐसे करना चाहता था। हमेशा बचपन में मुझे लोग एनकरेज करते थे, एंड शायद ये चीज मेरे लिए सही रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा काम करना है जिसमें थोड़ा फील्ड वर्क हो, थोड़ा चैलेंजिंग रोल हो मेरे लिए, थोड़ी रिकग्निशन मिले, थोड़ा मैं वेलफेयर कर सकूं लोगों का, और एक कोई प्रेस्टिजियस काइंड ऑफ नोशन उस जॉब के साथ अटैच्ड हो। ये सारे मेरे थॉट्स आने लग गए थे माइंड में। तो मेरे पास फिर अब दो ऑप्शंस थे, या तो मैं एमटेक या फिर एमबीए वगैरह ऑप्ट करूं, लेकिन फिर उससे कहानी वही होनी थी, आपको वापस से ही आईटी इंडस्ट्री में आना पड़ता। आप बहुत होता आप एमबीए करके आप मैनेजमेंट में होते, टेक्निकल आपका नहीं होता रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बट मोर और लेस काम तो वही होता। मतलब मुझे लगता था कि मैं मैनेजमेंट रोल में होऊंगा तो कोड्स की जगह एक्सेल और पीपीटीज देख रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ, वो चीजें में इन्वॉल्व रहूंगा। तो बेसिकली बहुत ज्यादा डेस्क ओरिएंटेड जॉब से मुझे फील्ड ओरिएंटेड जॉब की तरफ एक अट्रैक्शन या एफिनिटी बढ़ने लग गई, और मैंने फिर घर पे बात करी कि ऐसा ऐसा है,
और इसके पहले एक चीज और हुई थी, जब आई वॉज इन माई फाइनल ईयर, हम्म। तो एक बार मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ नोवेयर एक बार मुझे भूत चढ़ा था कि कॉलेज के बाद मुझे जॉब नहीं लेनी है, मैं यही परस्यू करता हूँ। तो मैंने पापा से बोला अपने कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन तुम एक काम करो, टेक योर जॉब कुछ टाइम करके छोड़ दो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी है वो तुम कर लेना। तो somehow it went in alignment कि मुझे कॉग्निजेंट में जॉब मिली जहां मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जॉब छोड़ भी सकता था, एंड फिर वही कुछ टाइम पहले कुछ टाइम तक मैंने जॉब करके अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर जॉब करके कॉग्निजेंट में रेजिग्नेशन डाल दिया, और फिर रेजिग्नेशन डाल दिया। दो द माय जो सीनियर एचआर जो भी होते थे, दे वर लाइक कि व्हाई आर यू quitting the organization, are you switching somewhere or something, to which I said no, I have different plans for my career, और इस करके मैं जो है जॉब से रेजिग्नेशन डाल रहा हूँ। तो इवन माय एचआर जो उस टाइम थी, शी सेड कि दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन इन माय ओपिनियन, एनीवे यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। वहाँ से फिर मैं रिजाइन करके यहाँ दिल्ली में कोचिंग थी वाजिर एंड रवि करके, यहाँ आ गया। तो यहाँ आने के बाद यहाँ एडमिशन लिया मैंने, और लगभग मैंने 1.5 साल यहाँ पे कोचिंग करी। 1 साल जनरल स्टडीज की, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था, बहुत ही एक तरह से कंफर्ट टाइप की लाइफस्टाइल हो गई थी आईटी में, कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एयर कंडीशन उसमें रूम्स में बैठ के आपको या क्यूबिकल्स में बैठ के आपको ऑफिस का काम करना है, घर आके कुछ करना नहीं है। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत टफ थी इनिशियली, कि मेरे लिए यही टफ हो गया था कि मैं वहाँ करोड़ बाग में रह के प्रिपरेशन कर सकूं। बट डोंट यू थिंक योर स्टेटमेंट इज क्वाइट ऑफेंसिव टू ऑल द आईटी प्रोफेशनल गाइज? आपने एकदम बोला कि एसी में बैठ के आराम से आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो मतलब तो थोड़ा सा आपको बॉडी में थोड़ा सा वो हो गया था, लेजीनेस आ गया था, कुछ वो फर्क पड़ा। तो अब जितने भी आईटी वाले कुछ लोग देखेंगे इसको, तो उनको लगेगा नहीं यार ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो मतलब हमको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ नहीं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आईटी में भी लोग बहुत सक्सेसफुल हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी लाइफस्टाइल आईटी में जॉब करते हुए बहुत ही ज्यादा एक तरह से कंफर्ट जोन में रहने वाली जैसी हो गई थी, कि मैं बस एयर कंडीशन क्यूबिकल में बैठ के काम कर रहा हूँ, और फिर वहां से कैब से घर ट्रैवल कर रहा हूँ, घर में भी आराम से रह रहा हूँ, कोई वो नहीं है, ऑफिस के बाद कोई आफ्टर वर्क टाइप की चीज नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद, करोड़ बाग में आने के बाद माहौल दूसरा था। यहाँ आपको एडमिशन मिल गया कोचिंग में, उसके बाद आपको रहने के लिए स्ट्रगल था। तो आप बिल्कुल एस्पिरेंट वाले फेज में चले गए थे ना, मतलब तैयारी एकदम से शिफ्ट आया मेरे लिए। तो इस करके वो एकदम से मेरे लिए बहुत इजी नहीं था। मतलब मुझे लगा कि यार, उस टाइम तक लगता था कि चलो चलेंगे एंड शुरू करेंगे प्रिपरेशन, और क्या ही है, ठीक है रह लेंगे, जैसे जैसे पहले कोटा में रहे थे हॉस्टल में, वैसे ही रह लेंगे एंड प्रिपरेशन करेंगे। कोटा में कहाँ थे आप? कोटा में मैं विज्ञान नगर रहता था। अच्छा, मैं भी गया था, मैं संज्ञान में था, उधर कुन्हाड़ी साइड में। आपके टाइम पे शायद से नहीं बना होगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मैं विज्ञान नगर, राजीव गांधी नगर, तलवंडी और ये महावीर नगर, ये सब मुझे याद है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 3-4 कोचिंग्स होती थी, लाइक बंसल क्लासेस, वाइब्रेंट, एलन और ये रेजोनेंस वगैरह। ये शायद जो तुम बता रहे हो कुछ नया होगा। एलन में नहीं थे आप? एलन था, बट वो ज्यादातर मेडिकल, ये पीएमटी होता था, एआईपीएमटी, सीपीएमटी, और उसके बाद से तो नीट होने लग गया। मैं भी मेडिकल के लिए था ज्यादातर। तो अब तो एलन दोनों के लिए है, मतलब जेई और उसके लिए। पहले सिर्फ ज्यादातर उसका फोकस मेडिकल के लिए था एट अ टाइम, जब मैं वहां पे था 2011-12 में। तो सेम आप उससे रिलेट कर पा रहे थे उधर? हाँ, मुझे लगा कि जैसे मैं वहां रहता था वैसा ही है, बट वहां पे भी मतलब काफी वेल बिल्ट हॉस्टल्स थे, लेकिन ऐसा आप जब राजेंद्र नगर दिल्ली में आओगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब हॉस्टल लाइफ या आप जो पीजी एज ए पेइंग गेस्ट रहते हो, वो लाइफ इतनी इजी नहीं है, वो बहुत स्ट्रगल वाली है। तो मुझे वहां पे एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट फिर मैं वहां से छोड़ के द्वारका शिफ्ट हो गया। मैंने सोचा कि एटलीस्ट भले मुझे दिक्कत होगी, कम्यूट करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट मैं जब जहां रहूंगा
आराम से रहूंगा एंड वहाँ अच्छे से पढ़ाई तो कर सकूंगा। तो ऐसा डिसीजन लेके मैंने फिर वहां से शिफ्ट कर लिया, और इसलिए फिर मैंने पहले 1.5 साल का मेरा कोचिंग में ही गया, लाइक प्रिपरेशन करना, मतलब क्लासेस जाना जनरल स्टडीज की। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करी जुलाई अराउंड, और फिर जो है मैंने 2020 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। उसके बाद से कई बार रिजल्ट्स आए, एंड तक भी पहुंचने पे आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा मेरे अभी। तो मैंने अभी फिर वापस से ये अटेम्प्ट दिया है, और होपिंग गुड, क्योंकि एग्जाम अच्छा गया है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। सर, इस प्रिपरेशन के दौरान व्हाट इज योर बिगेस्ट एक्सपीरियंस, जो लर्निंग रही आपकी? ऑब्वियसली यू हैव सीन सक्सेस आल्सो, यू हैव सीन फेलियर आल्सो, सो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, पूरी जर्नी के दौरान सक्सेस और फेलियर यूपीएससी के लिए आपके माइंडसेट और पर्सपेक्टिव जैसी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप इस तरह से सोचते हो कि मुझे बस चीजें सीखना है, ठीक है, मुझे चीजें नई नई रोज सीखने को मिल रही हैं, या आप नए नहीं भी हो, आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, बहुत नया नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हो, आपको इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइक पॉलिटी सीखने को मिल रही है, इकोनॉमिक्स सीखने को मिल रही है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्ट एंड कल्चर, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आप उसको इस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि आई एम लर्निंग सो मच थिंग्स एंड इफ आई एम एंजॉयिंग वॉट एवर यू आर लर्निंग, तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम क्रैक कर पाना बहुत ज्यादा टफ होगा आपके लिए। मतलब आप में भी आप शायद पहले दूसरे अटेम्प्ट में ना कर पाओ, 3-4 अटेम्प्ट्स लेट लग जाएं, और हो सकता है आप एग्जामिनेशन को लेके राइट अप्रोच आप समझ गए हो कि यूपीएससी की थिंकिंग क्या है, मतलब जो एग्जाम आप दे रहे हो वो कमीशन बॉडी जो कंडक्ट करा रही है एग्जाम, उसकी थिंकिंग क्या है। अगर आप उसकी थिंकिंग को समझ पा रहे हो तो फिर आप शायद इस एग्जाम में सक्सेस अचीव कर पाने से बहुत दूर नहीं हो, क्योंकि एक बार आप ये चीज समझ लेते हो तो फिर आप ये समझ लेते हो कि जो ये सागर जैसा समंदर है, सागर जैसा जो सिलेबस है, इसमें से आपको किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है पढ़ते समय, और क्या चीजें आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। तो इस वजह से मेरा कहने का ये रहेगा कि आप अगर 1-2 बार आप फेल भी होते हो तो आपको उसे फेलियर की तरह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मे बी आप कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होगे वो राइट ट्रेजेक्टरी जो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के अप्रोच के लिए, या इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मैंने मतलब अपने आसपास भी देखा है कि कई लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, और हर दिन पढ़ रहे हैं, पूरे साल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इट्स लाइक कि आप पढ़ तो रहे हो बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, और दूसरी चीज आप पढ़ रहे हो पर समझ नहीं रहे हो। तो पढ़ के अगर आप समझ भी रहे हो कि कोई चीज अगर है तो क्यों है, कोई चीज अगर हुई तो क्यों हुई, अगर बैटल ऑफ बक्सर हुई तो क्यों हुई, प्लासी हुई तो क्यों हुई, मतलब ऐसे किस तरह से एक लाइक आपको पढ़ते वक्त अगर आप एक एनालिटिकल माइंडसेट से पढ़ रहे हो तो आप काफी कुछ समझ पाओगे, आप समझ पाओगे। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो आप ये चीज समझ पाओगे कि क्या एग्जाम में पूछना चाह रहा है। तो आप जब एक सही अप्रोच से पढ़ोगे तो आप सक्सीड कर जाओगे, और हो सकता है इसमें टाइम लगे, कई बार इंसान को 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट कुछ ये भी लगता है। तो इसमें फिर वो हार जैसी चीज नहीं होती है, आप हर बार अपने गोल की तरफ बढ़ते ही चले जाते हो। Like it's rightly said, you win some, you learn some. हाँ, तो आप आगे बढ़ते ही जा, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लड़खड़ा के गिरो, कोई नहीं, दोबारा उठो, थोड़ा और चलो, फिर आप अल्टीमेटली पहुंच जाओगे। बट अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो आप कितना भी आगे चले जाओ, आपका वो आप वहां नहीं पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना रिक्वायर्ड था। तो हार रहे हो या जीत रहे हो, या फिर आप बेसिकली सीख रहे हो। हाँ, नहीं मतलब अगर हार रहे हो तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। आपको ये नहीं है कि आप हार रहे हो और आपने सोचा कि 12 नहीं, आज से 16 घंटे पढ़ूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 12 नहीं, आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप सही डायरेक्शन में पढ़ो। मैं कह रहा हूँ आप 6 घंटे पढ़ो पर आप सही डायरेक्शन में पढ़ो। आप
जो है क्लियर कर ले जाओगे। देयर इज नो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। जो इंसान इस प्रिपरेशन में लगा और सही अप्रोच फॉलो किया उसका हो जाएगा। जिसने सही अप्रोच नहीं फॉलो किया हो सकता है उसका नहीं हो, और अगर सही अप्रोच फॉलो करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है वक्त लगे, लेकिन आप अल्टीमेटली रिजल्ट में आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ ही जाएगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल इसको खत्म करने से पहले जी, जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट है ना टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं। 6 अटेम्प्ट। अगर आप अदर कैटेगरीज से आते हैं तो कुछ परमिसिबल लिमिट्स। व्हाट इज योर टेक ऑन, लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? लाइक 6 बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट भी आई थिंक मोर देन इनफ होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो मैं देख रहा हूँ काफी मतलब एज वेज भी हो जाती है, देन दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो काफी समय निकल जाता है। तो क्या लगता है आपको, मतलब 3 होनी चाहिए या 6 होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए? इस पे आपका क्या है मानना? इस पे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। इट्स लाइक कि मेरा ये है कि जितने अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं कई बार आप उतने ही ज्यादा कंफर्ट जोन में होके भी प्रिपेयर करते हो कि कोई नहीं इस बार नहीं हुआ। तो क्यों मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जब मेडिकल की तैयारी कर रहा था, जब मैं प्रिपरेशन करने आया तो अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हो गए, तो मैंने खुद ने 3 से 4 अटेम्प्ट दिए मेडिकल के, तो मेरा उसमें नहीं हुआ। तो अभी मैं सोचता हूँ कि 3 से 4 नहीं देने चाहिए थे, काश 1 अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ तो मैं सोच लेता कि चलो 1 अटेम्प्ट और के बाद मैं कुछ और कर लेता। लेकिन फिर मैं अभी बैक ऑफ द माइंड जब जाता हूँ तो सोचता हूँ कि नहीं, 3-4 साल हो सकता है मैंने वेस्ट कर दिए। वेस्ट तो नहीं, इट मोर और लेस इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी आदमी पीछे जाता है तो नहीं यार 3-4 साल आपके खराब हो गए। तो वैसा कुछ माइंड में आता है क्या, या इस तरीके से, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत एजुकेशन में चेंज आना चाहिए कि नहीं यार इसको थोड़ा 3 अटेम्प्ट कर देना चाहिए, 6 अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है? तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये अब मैं इसमें क्या बोलूँ, ये एक्चुअली 6 अटेम्प्ट जनरल के लिए है, और अगर आप कैटेगरी या कोटा से आ रहे हो तो 9 या फिर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी हैं। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता अटेम्प्ट्स का बहुत ज्यादा वो है कुछ। मुझे लगता है एज लिमिट एक होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद आपको नहीं इस एग्जाम के लिए या फिर इस सर्विसेज के लिए फिट कंसिडर किया जाना चाहिए। क्योंकि अटेम्प्ट्स चलो आप ज्यादा दे लो, क्योंकि कई बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं दे आर ह्यूमैनिटीज और ये सब आर्ट्स के और ये सब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ लोग जो अदर लाइक टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं या एमबीबीएस मेडिकल के फील्ड से वो ये अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं इसमें, तो कई बार हो सकता है उन्हें कोचिंग करने में, खुद को प्रिपेयर करने में 1 या 2 अटेम्प्ट लग जाए। तो 4 या 5 अटेम्प्ट अगर हैं भी एटलीस्ट सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एज लिमिट होनी चाहिए, लाइक कि 30 की एज मैक्सिमम या 28 की एज मैक्सिमम गवर्नमेंट को शायद रखनी चाहिए, जिसके बियॉन्ड आप जो है फिट नहीं कंसिडर किए जाने चाहिए सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, और फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज के लिए। अच्छा, लास्ट जो आप मैसेज देना चाहोगे यूथ को कि यूपीएससी के बारे में, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर आप कि आपको अंदर से किसी भी तरह से ये मतलब बेसिकली यूपीएससी का एग्जाम देना इज लाइक सिविल सर्विसेज क्लियर करना, एंड सिविल सर्विसेज इज लाइक सर्विस टू द नेशन। अगर आप सेवा भाव आपके अंदर है, आप लाइक उस सर्विसेज में आके जितना भी आपका डोमेन जुरिस्डिक्शन जो भी बनता है, कल को आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसपी बनते हैं तो आपके उस जुरिस्डिक्शन में आपको लोगों के लिए सर्विस देने के लिए, लाइक आपको लोगों का वेलफेयर करने का अगर इच्छा है, आपका वो डिजायर है ऐसी चीज करने का, एंड सब्सिक्वेंटली आप प्रमोट होंगे, फिर ऊपर की लेवल पे पॉलिसी मेकर्स में आएंगे, आपको इस चीज के इंटरेस्ट है तो आप इस तरफ आओ। अगर आप सिर्फ इस तरह सोचते हो कि कल को मैं आईएएस बन जाऊं या आईपीएस बन जाऊं तो मेरा बहुत नाम होगा, बहुत रुतबा होगा, मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठूंगा, एक गवर्नमेंट जॉब में होके, शायद एक लोगों की सोच होती है कि वो करप्शन प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत पैसा हो जाएगा। अगर आप इस तरह से सोचते हो तो आपको इस एग्जाम के लिए एम नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आपका सर्विस टू द नेशन वाली जो थिंकिंग, जो कि हर कोई बोलता है कि उसकी एक सोच है कि वो देश की सेवा करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, बदलना चाहता है, हाँ बोलना हर कोई चाहता है कि उसे चेंज लाना है, बट ये आंसर्स
हर कोई दे के आता है पैनल के सामने इंटरव्यू में, बट ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से जनरलाइज हो गया है कि ये बस बोलने तक ही रह गई है ये बात। तो अगर आपके करने तक में भी आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच कर रहे हो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आप इधर आओ। दूसरा, आप एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो पहले आप एग्जाम के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लो कि जो भी एग्जाम का पैटर्न है, जो भी सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जा रहे हैं, आपको इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट है, मतलब आप पता चला आप इंजीनियर हो, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, आपका आर्ट्स से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस सिर्फ ये करो कि एग्जाम क्लियर करना, मैं रटूंगा, रट के किसी तरह इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, तो आप प्लीज इधर इस चीज के लिए मत अपने आप को पुश करो। बिल्कुल आपका अगर इंटरेस्ट है, आपको ये सब्जेक्ट्स लग रहे हैं और सीम्स इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं सीखते सीखते एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर लूंगा, और तैयारी करते हुए और मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊं, और उसके बाद जो सबसीक्वेंट मेरा ये है, डिजायर है कि मुझे नेशन को सर्व करना है, मुझे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, मुझे फील्ड जॉब अट्रैक्ट करती है, और मुझे पॉलिसी मेकर होना है कल को चल के, तो फिर आप ये चीज के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसी नोट पे हम लोग ये पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आ गए इसके लिए, और एक बार मेरे फैंस को एक तो ऐसे थम्स अप तो बनता है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।